हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, अब बात करते हैं हम पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन देख चुके थे। जैसे अगर ये हमारे पास कोई सरफेस है, कोई बड़ा सा सरफेस है, कर्व, और ये एक छोटा सा एरिया है, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरफ है। जैसा कि हम लोग देख चुके थे कि एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और चूंकि ये खुद में एक छोटा सा एरिया सरफेस है तो इसका छोटा सा डिफरेंशियल एरिया डीए ये हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो हम लोग इस छोटे से सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स को डी फाई, जो कि डिफाइन किया गया था ई डॉट डी ए। और हम पहले भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब होता है कि किसी भी एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो कायदे से ये एक मैथमेटिकल तरीका है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस उस गिवन एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर कंप्लीट फ्लक्स चाहिए तो इस छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटायर सरफेस, जो भी सरफेस आपको दे रखा है, या फिर यूं कहिए जितने सरफेस से आपको नंबर ऑफ लाइंस या फ्लक्स निकालने की बात की गई है, वहां तक इसको इंटीग्रेट कर लीजिए प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन हुआ है। तो डॉट कहने का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अभी आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर अगर ये नंबर ऑफ लाइंस है तो ये नेगेटिव कैसे होगा। तो ये कन्वेंशन है जो कि हम लोग आगे बताएंगे। जब मैथमेटिकल निकालेंगे तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, और माइनस का क्या मीनिंग होता है और प्लस का क्या मीनिंग होता है, इस चीज को हम लोग आगे गॉस लॉ में देखेंगे। आज का लेक्चर गॉस लॉ ही है। और इसके बेसिस पे तरह तरह के केसेस लिए थे। अगर एरिया फ्लैट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो वैसे केस में फ्लक्स सीधे ई डॉट ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेकिन एरिया इरेगुलर शेप का था, तो वैसे केस में फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो वैसे केस में फिर तो आपको इंटीग्रेशन, पहले एक एलिमेंट लीजिए और फिर उस एलिमेंट से नंबर ऑफ लाइंस या फिर फ्लक्स निकाल के उसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कीजिए, मतलब इस मेथड से आगे बढ़िए एलिमेंट को लेकर। और इस तरीके से हमने तरह तरह के केसेस को देखे थे। और लास्ट में जब हम पहुंचे थे तो लास्ट में हमारे पास ये आ गया था कि अगर ये कोई सरफेस है और इसके अंदर चार्ज क्यू रखा गया, मान लीजिए पॉजिटिव, तो यहां से लाइंस बाहर निकल रहे होंगे, यहां से लाइंस बाहर निकल रहे होंगे, तो डेफिनेटली इस सरफेस को, इस क्लोज सरफेस को, ये एक क्लोज सरफेस है, तो इसको कट कर रहे होंगे। अब अगर नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस क्लोज सरफेस पूछा जाता तो हम लोग देख चुके थे ये q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट था, मतलब 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, क्लोज सरफेस। तो ये रिजल्ट हम लोग देख चुके थे। और इनफैक्ट यहीं से गॉस लॉ भी हम लोग डिफाइन कर लिए थे। गॉस साहब यही सब एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बाद उन्होंने एक रिजल्ट बता दिया था कि नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। यही अपना गॉस लॉ था। इसका डेफिनेशन तो हम पिछले क्लास में भी लिख लिए थे, पर आज का क्लास हम गॉस लॉ से ही शुरू करेंगे क्योंकि आज का पूरा लेक्चर अपना गॉस थ्योरम है। तो आप जल्दी से अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, मेरे साथ ही नोट्स बनाते रहिएगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर है गॉस लॉ। गॉस लॉ।
तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद फिर उससे जुड़े रेलेवेंट चीजों को देखेंगे। तो दिस लॉ states that net flux crossing through a surface is proportional to net charge enclosed within the closed surface। इसी क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस थ्रू विच we are calculating इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। नेट फ्लक्स की बात करें किसी सरफेस से तो ये प्रोपोर्शनल होता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस। मतलब अगर ये हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, ध्यान रहे ये एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, और यहां पे अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है और बाहर में कोई चार्ज Q2 है, ये ध्यान रहे बच्चों ये क्लोज सरफेस है। क्लोज्ड मतलब ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए। जैसे कि आप एक फुटबॉल की बात कर सकते हैं, एक बक्से की बात कर सकते हैं जो चारों तरफ से बंद है, मतलब चार्ज उस बक्से के अंदर कहीं पड़ा हुआ है। एक कमरे की बात कर सकते हैं, आप खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए और चार्ज को अंदर रख दीजिए, तो कमरा एक क्लोज सरफेस है। तो उस तरह के सरफेस की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट था और हम लोग इसको डेराइव भी कर लिए थे पिछले क्लास में। अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है और ये कांस्टेंट का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 होता है। हम लोग पिछले क्लास में डेराइव किए हैं, इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए तो चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये कह लीजिए समेशन ऑफ ऑल द चार्जेज इनसाइड। अंदर में अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो सबको आप जोड़ लीजिए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। ध्यान रहे कि ये विथ साइन लिखना पड़ेगा। तो अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव क्यों आता है। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव लिखा जाएगा और वैसे केस में फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। या फिर अगर टोटल चार्ज जोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, जैसे कंटिन्यूअस चार्ज है, तो वहां पे आप टोटल चार्ज डायरेक्टली एक एक करके नहीं जोड़ सकते। तो वैसे केस में हम लोग छोटे छोटे चार्ज लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जिस तरीके का अपना कंडीशन होगा उस तरीके का फॉर्मूला हम लोग उठा लेंगे। तीनों एक ही चीज है। ओवरऑल पिक्चर याद रखना है कि अगर आपको कोई क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है तो आपको अंदर में बंद नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 करना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो ओवरऑल ये पिक्चर याद रखना है कि अगर आपको किसी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है तो वैसे केस में कुल मिलाकर हमको अंदर में कितने चार्ज मौजूद है बस ये निकालना है। अब ये चार्ज निकालने के लिए आपको जो तरीका फॉलो करना है कर लीजिए। अगर डिस्क्रीट चार्जेज हैं तो एक एक करके जोड़ लीजिए। अगर कंटिन्यूअस चार्जेस हैं तो फिर आपको एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर जाकर आपको नेट चार्ज निकालना पड़ेगा। और वो जो भी चार्ज आ गया
उसको एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर लीजिए। यही है अपना गॉस लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब जैसे देखिए, अगर इस वाले पार्ट की बात करूं, इस वाले में आप देख सकते हैं कि यहां पे ये एक क्लोज सरफेस है, और चलिए मैं इसको थोड़ा यहां पे आंसर लिख देता हूं। जैसे अगर इस वाले की बात करूं तो ये यहां पे आप देख सकते हैं कि फ्लक्स बराबर समेशन, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये एक क्लोज सरफेस है, सवाल में ऐसा दिया है, मतलब स्टेटमेंट ऐसा दे रखा है। तो वैसे केस में हमको देखना पड़ेगा कि इस सरफेस के भीतर कितने चार्ज क्लोज हुए हैं। ये Q2 क्या क्लोज्ड है? नहीं, ये तो इस सरफेस के बाहर है। इसका मतलब है कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं आ रहा होगा, या फिर यूं कह लीजिए कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से पे आने वाला फ्लक्स जीरो है। लेकिन ये Q1 चार्ज इसके भीतर मौजूद है। इसका मतलब है क्योंकि Q इनक्लोज हम लोग केवल Q1 लेंगे, तो यहां पे हम लोग लिख रहे होंगे Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, इन रियलिटी ऐसा कोई सरफेस नहीं है। तो पहले तो आप यही लिख लीजिए, गॉसियन सरफेस is an imaginary surface। तो बेसिकली बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद से एक इमेजिनरी सरफेस निकाल के उससे फ्लक्स निकालते हैं। अक्सर सवाल पूछता है, सवाल ये भी पूछता है किसी फलाना पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि वैसे कैसे पहले हमको गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा और फिर गॉस लॉ का प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। तो अभी तो केवल गॉस लॉ को हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये इमेजिनरी सरफेस है। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास स्पेस में कोई एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पे प्लस Q3 है, यहाँ पे Q4 है। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस 1 है, क्लोज्ड सरफेस 1। ये हमारे पास एक दूसरा क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस 2, और यहां पे एक तीसरा क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस 3। बच्चों बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्लोज सरफेस, तो दिमाग में यह बात बैठनी चाहिए क्लोज सरफेस किसको कहते हैं। रिंग आपका क्लोज सरफेस नहीं है, डिस्क आपका क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज कहने का मतलब वो एरिया चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। जैसे फुटबॉल, बाहर में एक सरफेस है और अंदर में हवा भरा होता है, तो वो हवा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो क्लोज सरफेस के अंदर बंद है हवा। एक बक्सा आप बंद कर दीजिए, तो बक्से के अंदर जो चीजें हैं वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक कमरे को आप बंद कर लीजिए, सारे खिड़की सारे दरवाजे बंद कर लीजिए, तो कमरे के जो अंदर है उसको हम कह सकते हैं कि वो चारों तरफ से बंद है। रेफ्रिजरेटर बंद रखिए, तो अंदर में जो भी आपके फ्रिज में रखा हुआ है, सब्जी दूध अंडा जो भी रखा हुआ है, हम उसके बारे में कह सकते हैं कि ये चारों तरफ से बंद सरफेस के भीतर है। तो इस तरह के सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम क्लोज सरफेस लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चारों तरफ से बंद है, मतलब इसके भीतर जो भी चीजें रख दी जाएगी वो चारों तरफ से बंद होगा। इन क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब अगर हमसे पूछता है फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, मतलब यहां लिख देते हैं क्लोज्ड सरफेस 1,
इस वाले सरफेस से फ्लक्स पूछ रहा है। क्योंकि इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, तो या तो लाइंस ओरिजिनेट कर रहे होंगे, कहीं कहीं से लाइंस टर्मिनेट भी कर रहे होंगे। मतलब जो ओरिजिनेट कर रहे होंगे वो या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रहे होंगे या इंफिनिटी पे टर्मिनेट कर रहे होंगे। जिन पे चार्ज लाइंस टर्मिनेट कर रहे हैं वो या तो इंफिनिटी पे ओरिजिनेट हुए होंगे या पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट हुए होंगे। बीच में तो कहीं लाइंस ब्रेक होते नहीं है। तो इस प्रोसेस में इसमें बहुत सारे लाइंस हैं जो कि इसके सरफेस को क्रॉस कर रहा होगा। कुछ अंदर आ रहा होगा, कुछ बाहर भी जा रहा होगा, जैसे पॉजिटिव से बाहर जाते हैं, नेगेटिव से अंदर आते हैं। तो अगर फ्लक्स पूछा जाए तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि ये सारे के सारे डिस्क्रीट चार्जेस हैं तो एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। और ध्यान रखा जाए कि ये साइन के साथ जुड़ते हैं, तो जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है वो माइनस, जो प्लस है वो प्लस। तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है। तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस वन। फ्लक्स कहने का मतलब नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग, मतलब इस सरफेस से नेट इतने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। नेट क्या है ये थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब इतने लाइंस नेट बाहर की तरफ गए। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि इतने लाइंस नेट अंदर की तरफ आ रहे हैं। अभी इस स्टेटमेंट को भी लिखेंगे। अगर हमसे कोई पूछता फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस टू, इस सरफेस, इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स, तो इसके भीतर में दो चार्जेस हैं। तो फिर से वही डेफिनेशन, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, मतलब ये प्लस Q4 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। सेम लॉजिक। अगर ये भी एक क्लोज सरफेस है और हमसे कोई पूछता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 3, तो डेफिनेशन जो गॉस लॉ का है मैथमेटिकल फॉर्म वो तो यही है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। और चूंकि इसके भीतर में कोई चार्ज है ही नहीं तो इसका मतलब है इनक्लोज्ड चार्ज जीरो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 3 विल बी जीरो। नेट फ्लक्स जीरो है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि इसके अंदर लाइंस नहीं आ रहे होंगे या इसके अंदर या इसके सरफेस से लाइंस बाहर नहीं जा रहे होंगे। नेट कहने का मतलब, नेट जीरो कहने का एक मतलब यह भी तो हो सकता है कि जितने लाइंस अंदर आए होंगे उतने लाइंस बाहर भी चले गए होंगे। तो अंदर आने वाले फ्लक्स को कन्वेंशनली हम लोग नेगेटिव लेते हैं और बाहर सरफेस से बाहर जाने वाले फ्लक्स को कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो वैसे केस में जितने लाइंस अंदर आए उतने लाइंस बाहर गए, मतलब जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, जोड़कर जीरो। ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे। ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं सब लिखेंगे। तो एक बार जल्दी इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो छोटे छोटे एक दो तीन एग्जाम्पल से पहले फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई गॉसियन सरफेस है, यहां पे कोई चार्ज Q है और यहां पे भी कोई चार्ज Q है। ये क्लोज सरफेस है, तो क्या आप बता पाएंगे इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये चार्ज इनक्लोज्ड Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, बस इतना। इसका मतलब है अगर इसी चीज को आगे एक्सटेंड करूं तो गॉसियन सरफेस को हम लोग जनरली डॉटेड लाइन से शो करेंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, रियल में तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अगर इसी चीज को रेप्लिकेट करूं, अंदर में चार्ज है +2 कूलम, बाहर का चार्ज तो किसी मतलब का ही नहीं है, तो यहां से लाइंस बाहर निकल रहे होंगे और डेफिनेटली निकलते वक्त, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, बात कोई बाहर में चार्ज है नहीं, तो ये सारे के सारे कहीं न कहीं जाकर इनफाइनाइट पे टर्मिनेट कर रहे होंगे, बीच में लाइंस ब्रेक नहीं होंगे।
तो वैसे केस में फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये अगर देखा जाए तो बंद चार्ज मतलब +2 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर फ्लक्स के यूनिट की बात कर लें तो फ्लक्स न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है फ्लक्स का। आप देख सकते हैं ये फ्लक्स पॉजिटिव है, ये फ्लक्स पॉजिटिव है। अगर अंदर में कोई बंद चार्ज नेगेटिव होता, -3 कूलम, अकेला है, अगल बगल कोई और भी चार्ज होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव चार्जेस पे लाइंस आकर टर्मिनेट होते हैं, मतलब लाइंस कहीं भी ओरिजिनेट हुए होंगे अपने को मतलब नहीं है, ये इस नेगेटिव चार्ज पे आकर खत्म हो जा रहे होंगे। ओरिजिनेट या तो इन्फिनिटी पे किया होगा या किसी पॉजिटिव चार्ज पे से ओरिजिनेट किया होगा, पर चूंकि बंद नेगेटिव है तो यहां पे तो लाइंस आकर टर्मिनेट ही करेंगे। और अगर यहां से इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स देखा जाए तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों देखो यहां पे फ्लक्स, इस वाले केस में फ्लक्स पॉजिटिव है, फ्लक्स इज पॉजिटिव। और अगर यहां पे देखा जाए तो ये माइनस, क्योंकि एप्सिलॉन 0 तो पॉजिटिव है, मतलब फ्लक्स इज नेगेटिव। तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी मेरा लेक्चर कंटिन्यू था और कैमरा बंद हो गया था, और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जब हम जाकर देखते हैं तो केवल 25 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ, मतलब आगे का 45 मिनट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो उसको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली वही बोर्ड बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैमरा जहां पे बंद हुआ था वहां पे हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे थे कि अगर +2 कूलम चार्ज है तो यहां से फ्लक्स +2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप देख सकते हैं कि यहां पे फ्लक्स पॉजिटिव है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस से लाइंस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस यहां से निकलकर जाकर या तो किसी नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा, कहीं भी टर्मिनेट हो, यहां से तो निकल के इस सरफेस को तो काटेगा। और लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब आउटसाइड जा रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर अंदर में चार्ज नेगेटिव होता, जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे -3 कूलम चार्ज लिए, तो फ्लक्स -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, हम देख सकते हैं कि ये नेगेटिव आ गया। मतलब इस केस में सरफेस से क्रॉस करने वाला फ्लक्स नेगेटिव है। ये भी देख सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से लाइंस इस सरफेस को काट कर अंदर आ रहा है। मतलब यहां से एक पैटर्न दिख रहा है कि अगर लाइंस सरफेस को काट के बाहर जाए तो उनका फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और अगर लाइंस सरफेस को काट के भीतर आ जाए अंदर की तरफ तो उनका फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो इसी चीज को कन्वेंशनली हम लोग याद रखेंगे कि कन्वेंशनली फ्लक्स ऑफ लाइंस इंटरिंग अ क्लोज सरफेस, इंटर करने वाला, देखिए इसमें इंटर कर रहा है, इंटरिंग अ क्लोज सरफेस इज टेकन एज नेगेटिव, एंड फ्लक्स ऑफ लाइंस लीविंग या फिर कमिंग आउट, जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं फ्रॉम क्लोज सरफेस, इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारा एक रेलेवेंट पॉइंट है कि कन्वेंशन वाइज अगर देखा जाए तो एक क्लोज सरफेस के अंदर आने वाले लाइंस का फ्लक्स हम लोग नेगेटिव लेते हैं, जबकि एक क्लोज सरफेस के बाहर जाने वाले लाइंस का फ्लक्स हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो यहां से एक और बात सामने आता है, एक बार मैं मिटा रहा हूं इसको, आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। तो देखिए, एक केस ये भी तो हो सकता है कि अगर ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और यहां से ये 3 लाइंस इंटर किए और ये 3 लाइंस बाहर चले गए, मतलब कुछ इस तरीके का सरफेस है, कुछ लाइंस अंदर आए, कुछ लाइंस बाहर गए। अंदर आने वाले फ्लक्स को फाई इन लिख रहे हैं, बाहर जाने वाले लाइंस का फ्लक्स फाई आउट लिख रहे हैं।
तो अगर फाई इन लिखूं तो यहां पे वैसे तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी है, हम अगर केवल लाइंस को काउंट करके लिखें दोनों जगह तो भी काम चल जाएगा। यहां पे हमने 3 लाइंस दिखाए हैं, तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और चूंकि ये तीनों लाइन सरफेस के भीतर इंटर कर रहा है, इसीलिए यहां पे माइनस साइन लगाएंगे। अभी लिखे थे ना, अंदर आने वाले लाइंस का फ्लक्स हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक वैसे ही इसी क्लोज सरफेस से, ये जो क्लोज सरफेस दिया गया है गॉसियन सरफेस, उससे 3 लाइंस बाहर भी निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उनका फ्लक्स देखिए कितने लाइंस हैं, 3 लाइंस यहां पे ड्रॉ किए हैं, तो 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये मैग्नीट्यूड, और चूंकि बाहर जा रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव साइन। अब सोचिए कि अगर नेट फ्लक्स थ्रू इस क्लोज सरफेस पूछा जाता, तब तो इसके पूरे सरफेस पे से क्रॉस करने वाले लाइंस, तो कुछ लाइंस अंदर आए, कुछ लाइंस बाहर भी गए, सबको जोड़ना पड़ेगा। अंदर आए तो भी सरफेस को क्रॉस किया, बाहर गया तो भी सरफेस को क्रॉस किया, मतलब -3 + 3 मतलब 0। मतलब इस केस में इस क्लोज्ड सरफेस से नेट फ्लक्स 0 है। नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि नंबर ऑफ ये लाइंस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर भी आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। तो आगे से जब भी कभी नेट फ्लक्स 0 मिले तो आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए, या तो कोई लाइंस ना तो अंदर आया ना ही बाहर गया। एक केस ये भी हो सकता है, ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट भी 0, तो वैसे केस में दोनों का जोड़ भी परमानेंट 0, 0 + 0। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जितने लाइंस अंदर आए एग्जैक्टली उतने ही लाइंस बाहर भी चले गए, तो एक फ्लक्स नेगेटिव, दूसरा फ्लक्स पॉजिटिव, और दोनों का जोड़ 0। तो एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसी चीज को यहां देखिए कैसे लिखा गया। ये एक क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ये एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, और इसको किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। जैसे इस कमरे में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है किसी भी डायरेक्शन में, और यहां पे एक फुटबॉल लाके रख दिया, फुटबॉल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो वैसे केस में क्योंकि बाहर में लाइंस है, तो लाइंस, कुछ लाइंस अंदर आएंगे, कुछ लाइंस, मतलब जो लाइंस तो कंटिन्यूटी में होते हैं, बीच में कहीं ब्रेक हो नहीं सकते, तो लाइंस इंटर भी करेंगे, बाहर भी जाएंगे। क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं हो सकते, तो हम देख सकते हैं कि जैसे ये लाइंस तो ना तो अंदर आया ना बाहर गया, लेकिन ये लाइंस अंदर आ रहा है, बाहर भी जा रहा है। ये लाइंस अगर अंदर आया तो बाहर भी जाएगा, ये लाइंस अंदर आया तो इसको बाहर भी जाना पड़ेगा, ये लाइंस अगर अंदर आता है तो इसको बाहर भी जाना पड़ेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि जितने लाइंस इस क्लोज सरफेस के भीतर आए हैं, एग्जैक्टली उतने ही लाइंस इस क्लोज सरफेस से बाहर भी निकलेंगे। मतलब जितना नेगेटिव फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से, उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स भी होगा इस क्लोज सरफेस से। तो नेट फ्लक्स 0 के बराबर, नेट फ्लक्स 0 के बराबर। मतलब यहां से हम चाहें तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ अ क्लोज्ड सरफेस is kept in some external electric field, then net flux through the surface will be 0। अगर एक क्लोज सरफेस को बाहरी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो उस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि जितने लाइंस अंदर जाएंगे उतने लाइंस बाहर भी जाएंगे, लाइंस बीच में ब्रेक हो नहीं सकते, तो जितना इंटर किया उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा, इस वजह से नेट फ्लक्स 0। लेकिन ध्यान रहे इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे केस में इस अंदर के चार्ज की वजह से भी लाइंस क्रॉस करने शुरू कर देंगे, तो वैसे में नेट फ्लक्स 0 होगा, 0 नहीं होगा। बाहरी फील्ड के कारण तो फ्लक्स 0 होगा, लेकिन जो चार्ज अंदर है उनकी वजह से फ्लक्स आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है कि अगर किसी क्लोज सरफेस को बाहरी फील्ड में रख दिया जाए तो वैसे केस में उस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स 0 होगा। कारण क्या है? तो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द क्लोज सरफेस
बराबर नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द क्लोज सरफेस। जितने लाइंस अंदर आ रहे हैं उतने ही लाइंस बाहर जा रहे हैं, जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना पॉजिटिव फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो ये दोनों का जोड़ 0 मिलेगा। तो एक बार जल्दी से आप चेक कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, हम कैमरा चेक कर लेते हैं। तो अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस flux through a Gaussian surface is independent from पहला presence of charges outside Gaussian surface, outside Gaussian surface। दूसरा, arrangement of charges inside Gaussian surface। एक गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज कैसे अरेंज है इस पे भी डिपेंड नहीं करते। तीसरा, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब अगर इसको एग्जांपल से दिखाऊं तो ये कोई चार्ज Q1 है, ये कोई चार्ज Q2 है, ये एक गॉसियन सरफेस है, यहां पे बाहर में कोई चार्ज Q3 है, ये एक क्लोज सरफेस है। तो अगर इस सरफेस से फ्लक्स पूछा जाए तो हमारे पास अंदर में बंद चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अब प्रेजेंस ऑफ चार्जेस आउटसाइड गॉसियन सरफेस, बाहर में चार्ज Q3 है, पर इस चार्ज का इसके थ्रू फ्लक्स से कोई रिलेशन नहीं है। यहां से लाइंस निकले होंगे, ऐसा नहीं कि यहां से लाइंस नहीं निकले होंगे, लेकिन यहां से जो भी लाइंस निकले होंगे वो इसको इंटर भी किए होंगे, तो इसको क्रॉस छोड़े भी होंगे, बाहर भी आ गए होंगे। अगर यहां से इंटर किए होंगे तो यहां से बाहर भी आ गए होंगे। तो इस वजह से जो चार्जेस इस गॉसियन सरफेस के बाहर है उनका कोई रोल नहीं होता इस नेट फ्लक्स को निकालने में, अगर हम लोग गॉस लॉ से फ्लक्स निकाल रहे हैं तो। दूसरी बात देखिए, अंदर में ये चार्जेस अगर इसी गॉसियन सरफेस के अंदर देखा जाए, एग्जैक्टली वही गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस। अब ये चार्ज Q1 यहां और ये Q2 यहां कर दिया जाता, Q3 जहां भी है रहने दीजिए। मतलब अंदर में चार्जेस को रीअरेंज कर दिए, इस चार्ज को चलिए यहां से उठाकर यहां कर दिए, इस चार्ज को यहां से उठा के यहां कर दिए, पर अंदर में अभी भी नेट चार्ज उतना ही है जितना पहले था। तो अभी भी नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 है। अब अगर इसके शेप को बदल दिया जाए, इस गॉसियन सरफेस के शेप को कुछ इस तरीके का कर दिया जाए, तो देख सकते हैं ये भी एक क्लोज सरफेस है और इसके भी भीतर यही दोनों चार्ज है। तो इस गॉसियन सरफेस से आने वाला फ्लक्स अंदर में बंद चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, मतलब सेम मैग्नीट्यूड। मतलब जो फ्लक्स इस वाले सरफेस के साथ था वही फ्लक्स इस वाले सरफेस के साथ भी है। मतलब इन चार्जेज को कैसे अरेंज किए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गॉसियन सरफेस कैसा ले लिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर का कोई चार्ज कहीं पड़ा हुआ है इससे भी फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फ्लक्स
through a Gaussian surface is independent from presence of charges outside Gaussian surface. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट में. अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड गॉसियन सरफेस, ये ऐसा है कि ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिजल्ट में. शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, एज लॉन्ग एज अंदर में बंद चार्जेस उतने ही हैं, उसका शेप कैसा भी ले लीजिए, फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं होता, दोनों ही सरफेस से फ्लक्स सेम होगा. तो एक बार जल्दी से कॉपी कीजिए इसको. तो लिख लिए होंगे आप, ये सारी बातें लिख लीजिएगा. दूसरी बात, अब हमारे पास फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं. एक मैथमेटिकल तरीका है और दूसरा गॉस लॉ है. जैसे ये अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर ये चार्ज Q1 है, यहां चार्ज Q2 है, यहां पे कोई चार्ज Q3 है, यहां पे कोई चार्ज Q4 है, ये चार चार्जेस मौजूद हैं. तो एक तो तरीका था इंटीग्रल E डॉट ds कह लीजिए या dA कह लीजिए, और ये पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना था. मतलब हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर भी है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, फ्लक्स निकल के आ जाएगा. ये अपना मैथमेटिकल डेफिनेशन है. मैथमेटिकल डेफिनेशन सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा. अब इसी सरफेस से फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है, वो गॉस लॉ से आता है, और वो आता है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब यहां पे बंद चार्जेस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूला है गॉस लॉ. गॉस लॉ. तो सेम सरफेस से अब हम लोग फ्लक्स निकालने के दो तरीके पढ़ चुके हैं. एक तो सबसे बेसिक तरीका था इंटीग्रेशन. आप छोटा सा एलिमेंट लीजिए, उससे फ्लक्स निकालिए और उसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर लीजिए, फ्लक्स आ जाएगा. और दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंदर में केवल बंद चार्जेस को देखिए, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो कर लीजिए, इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स मालूम चल जाएगा. क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्लक्स एक ही सरफेस पे निकाले जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, हेंस यहां से लिख सकते हैं कि E डॉट dA ये बंद चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, बंद चार्ज, क्योंकि दोनों एक ही सरफेस से फ्लक्स की बात कर रहा है. तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये राइट साइड चूंकि गॉस लॉ से लिखा जा रहा है, तो यहां पे ये वाला हिस्सा Q1 प्लस Q2 होगा, लेकिन यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस. कौन सा सरफेस? ये क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस जिससे हम लोग फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्लोज सरफेस. अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब ये कौन से चार्ज की वजह से है? क्या ये भी Q1 प्लस Q2 के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो ऐसा तो हमने लिखा नहीं है. हमने तो कहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पे? ऑन द क्लोज सरफेस. केवल क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसकी वजह से ये तो मेंशन है ही. तो जितने भी चार्जेस रहे होंगे सबकी वजह से. तो यहां पे चार चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4. इसका सीधा मतलब है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल Q1, Q2 का नहीं,
इन चारों का लेना होगा। मतलब इट इज ड्यू टू all the charges which is inside as well as outside। मतलब अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण भी, Q2 के कारण भी, Q3 के कारण भी और Q4 के कारण भी। तो ये ध्यान रखिएगा, IIT 2005 में यही सवाल पूछ लिया था कि गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किन के कारण होता है, और फिर चार ऑप्शन थे। जो चार्ज अंदर बंद है, जो चार्ज केवल बाहर है, जो चार्ज अंदर है एज वेल एज जो चार्ज बाहर है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, ऐसे कुछ करके था। तो अब आपको रिजल्ट मालूम चल गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जब इस वाले तरीके से मैथमेटिकल डेफिनेशन से जब हम फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन स्पेस, मतलब अंदर हो या बाहर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस का इफेक्ट है। तो जितने भी चार्जेस हैं सबका इफेक्ट है। लेकिन जब मैथमेटिकल डेफिनेशन के को छोड़कर गॉस लॉ के हेल्प से जब हम लोग फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो फ्लक्स निकालने के लिए केवल उस गॉसियन सरफेस के भीतर का चार्ज देखना होगा, और यहां पे चूंकि अंदर में दो ही चार्ज है तो केवल उन्हीं दोनों चार्ज को लिखना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2। तो ये एक डिफरेंस है। जब आप मैथमेटिकल तरीके से जा रहे होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्लोज सरफेस पे सभी चार्जेस का रिजल्ट है। जिस भी जगह पे रहेंगे, जैसे अगर इस जगह की बात कर लें तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाएगा वो Q1, Q2, Q3, Q4 चारों का रिजल्टेंट लिखा जाएगा। एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं किधर है, कहीं भी आ सकता है, क्योंकि चार चार्जेस हैं तो चारों का रिजल्टेंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर आप बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं। हम लोग को बिल्कुल नहीं मालूम कि चार्जेस कितने बड़े हैं, कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उनका रिजल्टेंट कहीं भी आ सकता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। एक बात और, ये फ्लक्स है। एक बात और, अब हम लोग जान चुके हैं कि फ्लक्स अगर मैथमेटिकल तरीके से निकाला जाए तो E डॉट डी ए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस पे, या फिर गॉस लॉ के हेल्प से निकाला जाए तो केवल बंद चार्ज डिवाइडेड बाय SN0। अब अगर इस रिजल्ट को देखा जाए, इन दोनों को देखा जाए, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर फ्लक्स बराबर जीरो है, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस अगर जीरो है, क्लोज सरफेस से जीरो है, इसका मतलब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पूरे सरफेस पे जीरो होगा। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसके जीरो होने के तो बहुत तरीके हैं। कायदे से इंटीग्रेशन मतलब जोड़ है, कहीं कहीं फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा होगा, कहीं कहीं फ्लक्स नेगेटिव आ रहा होगा। तो अगर फ्लक्स जीरो है तो ये कह देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो है, ये तो गलत हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, और अगर नहीं है तो पूरे सरफेस पे डॉट प्रोडक्ट का जोड़ जीरो होना है। मतलब हम श्योर नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। करेक्ट ये होगा इस केस में
इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो। एकदम कंफर्म कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यह गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, अगर इन दोनों को देखा जाए, कि अगर फ्लक्स जीरो है तो मतलब Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, मतलब इनक्लोज चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज, ये तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये कंफर्म है कि Q इनक्लोज्ड मस्ट बी जीरो। तो समझा क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो है तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्लोज सरफेस जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, जबकि अंदर में नेट इनक्लोज्ड चार्ज जीरो होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहीं से अगर चौथे पॉइंट को लिख लूं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो थ्रू आउट सरफेस, मतलब पूरे सरफेस पे कहीं भी रहें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब तो इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो, जोड़ भी जीरो, मतलब फ्लक्स मस्ट बी जीरो। देन नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस मस्ट बी जीरो। तो ये तीसरा चौथा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट उसके मैथमेटिकल फॉर्म का इंटरप्रिटेशन है कि अगर फ्लक्स जीरो है तो वैसे केस में क्लोज सरफेस के बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अंदर में बंद चार्ज तो जीरो होना ही पड़ेगा। और दूसरा है कि अगर सरफेस पे थ्रू आउट सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, मतलब फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस जीरो होना पड़ेगा। चार्ज इनक्लोज यहां भी जीरो होना पड़ेगा, तो मतलब नेट चार्ज इनक्लोज इस केस में भी जीरो होना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो जनरली दो तरह से यूज करते हैं। पहला, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, आप मैथमेटिकल फॉर्म से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं और गॉस लॉ बेस से भी, पर मैथमेटिकल फॉर्म में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जबकि गॉस लॉ में केवल अंदर कितने चार्ज बंद हैं केवल यही देखना है। तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है अगर फ्लक्स का कैलकुलेशन है, पर ध्यान रहे सरफेस क्लोज होना चाहिए। और दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यहां पे आपको ध्यान देना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सारे ऑब्जेक्ट्स का नहीं निकाल पाएंगे, सारे चार्ज बॉडीज का नहीं निकाल पाएंगे, केवल कुछ खास चीजों का ही निकाल पाएंगे, जैसे पॉइंट चार्ज, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट सीड। केवल इन्हीं सब चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल पाएंगे गॉस लॉ के हेल्प से। बाकी अगर फाइनाइट वायर आ गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, या फिर कोई रिंग आ गया, डिस्क आ गया, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉस लॉ के हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका लिमिटेशन है, ये सारे चार्ज बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के नहीं देगा, केवल उन्हीं का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर देगा जिनके लाइंस सिमेट्रिकल है या फिर जो चार्ज बॉडीज इनफाइनाइट नेचर के हैं। तो केवल
इन्हीं दो चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसके दोनों तरह के एप्लीकेशन देखेंगे। पहले कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स की बात कर लें। तो जैसे हमारे पास एक सवाल है, ये हमारे पास एक आधा सा स्फीयर है, यहां पे कोई चार्ज Q है, हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, ये कोई चार्ज Q पड़ा हुआ है इसके सेंटर पे। अब हमसे पूछा है फ्लक्स बताइए, फाइंड फ्लक्स। थ्रू hollow hemispherical curved surface। मतलब इस सरफेस से कितने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। चार्ज यहां पे है तो यहां से लाइंस निकल रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से आंसर निकालिए और फिर मेरे आंसर से इसको मैच कीजिए। तो एक बात हम लोग एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये कंप्लीट स्फीयर दो हॉलो हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है, एक नीचे पड़ा हुआ है और एक ऊपर पड़ा हुआ है। ये चार्ज Q इस जगह पे रखा हुआ है सेंटर C पे। अब यहां से लाइंस निकल रहे होंगे चारों तरफ, हर तरफ लाइंस निकल रहे होंगे। यहां से जितने भी लाइंस निकल रहे होंगे इस स्फीयर को काटकर बाहर जा रहे होंगे। देखिए हमारा सवाल था बस इससे फ्लक्स निकालना, पर हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर भी एक स्फीयर हेमिस्फीयर बना दिया ताकि ये पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाए। और ऐसा करने से ये अब एक क्लोज सरफेस हो गया है। अब हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं। अब अगर एक स्फीयर से आने वाला फ्लक्स फाई है तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि जितने लाइंस नीचे से क्रॉस कर रहे होंगे एग्जैक्टली उतने ही लाइंस ऊपर से भी क्रॉस कर रहे होंगे, कि दोनों हेमिस्फीयर सिमेट्रिकल है। मतलब यहां से भी क्रॉस करने वाले लाइंस का फ्लक्स फाई। तो कंप्लीट स्फीयर से फ्लक्स की बात करें तो ये अब तो गॉस लॉ लग जाएगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस हो गया है। तो चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आधे हिस्से से फ्लक्स फाई, दूसरे आधे हिस्से से भी सिमेट्रिकली फाई, इसका मतलब पूरे हॉलो स्फीयर से फ्लक्स 2 फाई बराबर बंद चार्ज, यही चार्ज ये तो अब इसके अंदर बंद है ना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। हेंस फाई बराबर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो, जहां पे फाई एक सरफेस से आने वाला फ्लक्स है, मतलब एक हॉलो हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस से आने वाला फ्लक्स है। तो आंसर तो यही है, मतलब आधे हिस्से से इतने लाइन जा रहे होंगे। अभी बार बार इतने करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सोचो Q चार्ज से Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो लाइंस निकलते हैं, ये बात हम बताएं। Q चार्ज से Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो लाइंस निकलते हैं और ये हर तरफ निकल रहे होंगे। अब अगर ये हॉलो हेमिस्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है तो यहां से निकलने वाले लाइंस चारों तरफ निकल रहे होंगे, तो नीचे जितने लाइंस उतने लाइंस ऊपर, तो इससे नीचे जितने लाइंस निकलेंगे वो तो कर्व सरफेस को क्रॉस कर ही जाएंगे। इसका मतलब है कि नीचे निकलने वाले लाइंस ही इससे आने वाला फ्लक्स है, और चूंकि नीचे आने वाला लाइन और ऊपर जाने वाला लाइन बराबर होंगे तो टोटल लाइंस Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो, तो नीचे आने वाले लाइंस की संख्या टोटल का आधा हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। तो हम ऐसे भी सोच सकते थे और पहला ही लाइन पे आंसर टिक कर दिए होते। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
खास करके इस तरह के सवाल हमेशा आते रहेंगे। हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब जिसका साइड लेंथ L है, चार्ज Q ये एक डायगोनल बॉडी डायगोनल, ये दूसरा बॉडी डायगोनल, ये उसका सेंटर है, यहां पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। Q is kept at the center of cube. Find flux through its surface. Find flux through its surface. तो इस तरह के सवाल आते हैं। अब देखिए, चूंकि ये क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज रख देते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये कमरा एक क्यूब होता और एकदम बीचों बीच एक चार्ज रख दिए होते, तो यहां क्यू चार्ज है, मतलब इस चार्ज से क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो लाइंस निकल रहे होंगे, ऑरिजिनेट कर रहे होंगे, और ये इन्फिनिटी पे टर्मिनेट कर रहे होंगे, मतलब दीवार को क्रॉस कर रहे होंगे, मतलब 6 वो दीवारें वो क्रॉस कर रहे होंगे। अब सोचिए, क्यू चार्ज से दीवारों का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो हर एक दीवार a बाई टू, एल 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 बाई टू और एल बाई टू दूरी पे। मतलब चूंकि ये सेंटर पे है, इस वजह से सारे दीवार सिमेट्रिकल हैं उस चार्ज के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि अगर एक सरफेस से फ्लक्स फाई है, तो दूसरे सरफेस से भी फ्लक्स फाई होगा, तीसरे सरफेस से भी फ्लक्स फाई होगा, चौथे सरफेस से भी फ्लक्स फाई होगा, ये पांचवें सरफेस से भी फ्लक्स फाई होगा, और ये छठे सरफेस से भी फ्लक्स फाई होगा। मतलब फाई टोटल फ्लक्स अंदर में बंद चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, मतलब क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। एक सरफेस से फ्लक्स फाई, ऐसे ऐसे टोटल 6 सरफेस, 1 2 3 4, एक 5 आगे वाला, 6 भीतर वाला, तो टोटल फ्लक्स 6 फाई, ये Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन जीरो, मतलब फ्लक्स थ्रू वन सरफेस Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन जीरो। इसको आप ऐसे भी सोच लीजिए कि एक चार्ज से Q बाई एप्सिलॉन जीरो लाइन से निकलते हैं, और यहां पे 6 सरफेस से होकर वो लाइंस बाहर जा रहे हैं, और चूंकि चार्ज सेंटर पे है इसलिए सारे के सारे सरफेस सिमेट्रिकल है, मतलब हर किसी से बराबर होंगे। तो एक के हिस्से में कितना, 1/6, तो 1/6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। अब बहुत बार ऐसा करेगा कि चार्ज सेंटर पे ना देके किसी सरफेस पे दे देगा। जैसे मान लीजिए चार्ज यहां है, इस सरफेस पे चार्ज है क्यू, कहीं भी रख लीजिए, यहां रख लीजिए, यहां रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, और हमसे पूछेगा फ्लक्स थ्रू स्फेयर, ये क्यू, यहां पे लिख दिया है क्यू इज ऑन द सरफेस ऑफ क्यू, क्यू इज ऑन द सरफेस ऑफ क्यू, और हमसे जानना चाह रहा है कि बताओ इससे फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब ये कितना होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि चार्ज अगर सरफेस पे आ जाए तो आधा चार्ज हम लोग इनसाइड मानते हैं और आधा चार्ज हम लोग आउटसाइड मानते हैं ऑलवेज। तो इस चीज को लिख लीजिए, इफ charge is
on the surface, then half charge is assumed inside while half is assumed outside. अगर चार्ज सरफेस पे है तो आधा चार्ज हम लोग अंदर मानेंगे और आधा चार्ज बाहर मानेंगे, और अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो ये इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, और ये इनक्लोज अब तो आधा ही लेना पड़ेगा, तो Q डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपका आंसर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। मतलब इस क्यूब से Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे। अब देखिए, इसी चीज को करने का एक और तरीका है। जैसे हमारे पास क्यूब था, यहां पे चार्ज था Q, तो एक काम कीजिए ना, बिल्कुल ऐसा ही आइडेंटिकल एक क्यूब और बना दीजिए। ये आइडेंटिकल क्यूब हो गया बिल्कुल। अब चूंकि ये चार्ज देखा जाए तो इस बड़े वाले क्यूबॉइड के इनसाइड है, मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड, ये बड़े वाले से, ये तो अंदर में बंद चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब देख सकते हैं कि ये तो कंफर्टेबली इसके अंदर है, मतलब ये लिखा जाता Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब यहां से जो लाइंस निकल रहे होंगे, अगर इस तरफ फाई जाने वाला है तो इस तरफ भी फाई जाने वाला है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल क्यूब्स है। तो जितने लाइंस लेफ्ट वाले क्यूब में जाएंगे एग्जैक्टली उतने ही राइट वाले क्यूब में जाएंगे। तो फाई टोटल की बात कर ले तो पहले वाले क्यूब का फ्लक्स प्लस दूसरे वाले क्यूब का फ्लक्स, मतलब ये 2 फाई बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। दिस गिव्स अस फ्लक्स बराबर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। आप इस स्टेटमेंट को भी याद रख सकते हैं, या फिर आप उस चार्ज को जो दिया गया उसको इंसाइड कर लीजिए। अब देखिए, अगर इसी सवाल में कुछ ऐसा रहता कि ये चार्ज यहां नहीं होकर ये किसी कोने पे होता, ये क्यों होता, तो क्या आप बता सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा? फिर से वही सवाल, Q is on the edge, Q is on the edge of cube। सवाल है फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो अब सोचिए, ऐसे केस में चार्ज यहां नहीं होकर चार्ज यहां पे है, इस जगह पे चार्ज है, ये चार्ज क्यों है? गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस के भीतर डालना पड़ेगा। अभी ये पूरा का पूरा चार्ज क्लोज सरफेस के भीतर नहीं है, तो हम लोग एक काम किए कि इसके बगल में एक क्यूब बना दिए। मतलब अब देखा जाए तो ऊपर वाला एक रेक्टेंगल बन गया और ये चार्ज उस रेक्टेंगल के सरफेस पे है, लेकिन कंप्लीटली इनसाइड अभी भी नहीं है। तो फिर एक काम करेंगे, यहां पे एक और क्यूब बनाएंगे, अब 3 क्यूब हो गए। अभी भी ये चार्ज इनसाइड नहीं है, इसको कंप्लीटली इनसाइड करने के लिए एक चौथा क्यूब का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ये
तो कुल मिला के इसके बगल में, इसके ऊपर और इसके बाएं, ये 4 क्यूब अगर हम बना देते हैं तो ये चार्ज कंप्लीटली इस बड़े वाले क्यूबॉइड के इनसाइड में, और अगर इनसाइड में है तो टोटल फ्लक्स चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। इस बड़े वाले क्लोज सरफेस के भीतर में ये तो पूरा का पूरा चार्ज मौजूद है, इसलिए Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। और अब देख सकते हैं कि ये चार्ज इसके भी एक एज पे है, यही चार्ज इसके भी एक एज पे है, यही चार्ज इस तीसरे क्यूब के भी एज पे है, और यही चार्ज इस चौथे वाले भी आइडेंटिकल क्यूब के एज पे है। तो अगर एक क्यूब से फ्लक्स फाई, तो दूसरे क्यूब से भी इस चार्ज की वजह से फ्लक्स फाई, तीसरे क्यूब से भी इस चार्ज की वजह से फ्लक्स फाई, और सिमिलरली चौथे क्यूब से भी इस चार्ज की वजह से फ्लक्स फाई। तो ये क्यू टोटल ये तो 4 फाई के बराबर, तो दिस गिव्स अस फाई बराबर क्यू डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन जीरो। मतलब एक क्यूब के एज पे, एक क्यूब के एज पे अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो आप इसको मान सकते हैं कि उसका 1/4 हिस्सा क्यूब के भीतर है और बाकी पार्ट उस क्यूब के बाहर। ये चीज आपको सॉलिड स्टेट में भी हेल्प करेगा। अगर कोई क्रिस्टल मतलब एज पे है तो लैटिस के भीतर, मतलब एक यूनिट सेल के भीतर केवल उसका 1/4 पार्ट ही लिया जाता है, बाकी 3/4 पार्ट बाहर मान लिए जाते हैं। तो यही चीज एग्जैक्टली आपको सॉलिड स्टेट में भी हेल्प करेगा। तो यहां पे इसकी वजह से इस क्यूब से आने वाले फ्लक्स कह लीजिए या फिर नंबर ऑफ लाइंस की बात कह लीजिए, वो Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन जीरो है। अब एक और कन्वेंशनल सवाल बनते हैं यहां पे, अगर चार्ज इसके किसी कोने पे होता, यहां पे होता, Q is on the vertex of Q. Find flux through Q. अब इस तरह का सवाल है तो क्या बता सकते हैं? तो देखिए, अगर कोने पे है तो आंसर निकालना बहुत आसान है। पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से आप आंसर निकालिए और उसके बाद आप मेरे आंसर से इसको मैच कर लीजिए। तो बहुत ज्यादा डायग्राम तो हम नहीं बनाने जा रहे हैं, बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर एक कोने पे है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए उस चार्ज को कंप्लीटली इनसाइड लाना पड़ेगा, मतलब एक क्लोज सरफेस के भीतर लाना पड़ेगा। तो अब ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये वर्टेक्स वाला चार्ज इनसाइड आ जाए? तो देखिए, एक इधर बनाइए, एक इधर बनाइए, एक इधर बनाइए, मतलब नीचे में 4 क्यूब, और ये चार्ज उस चारों के कोने पे है, मतलब अभी भी कंप्लीटली कवर्ड नहीं है। तो ऊपर में भी 4 क्यूब बना लीजिए ना, तो टोटल 8 क्यूब हो गए, मतलब एक बड़ा सा क्यूब हो गया, और अब वो चार्ज उसके बीचों बीच है, आइडेंटिकल। मतलब इस चार्ज को कंप्लीटली इनसाइड लाने के लिए हमको ऐसे ऐसे 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 4 नीचे और 4 ऊपर। और वैसा कर लेने के बाद क्यू फ्लक्स की बात कर लूं तो टोटल फ्लक्स, चूंकि ये चार्ज भीतर आ चुका है तो इनक्लोज, ये पूरा का पूरा इनक्लोज हो जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब सोचिए, अगर एक क्यूब से 5 फ्लक्स जा रहा है तो वैसे वैसे 8 क्यूब से 8 5, जहां पे एक क्यूब से आने वाला फ्लक्स 5 है, पर हमने तो 8 क्यूब का यूज किया है, तो हर से 5, तो टोटल फ्लक्स 8 5, और ये टोटल का जोड़ Q बाई एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब है कि फ्लक्स किसी एक क्यूब से Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन जीरो, या फिर ये कह लीजिए कि ये Q डिवाइडेड बाई 8 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मतलब आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि अगर चार्ज किसी क्यूब के वर्टेक्स पे है तो उसका 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर मान लिया जाता है। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और यहां पे हम सबका नाम भी दे देते हैं। ये A है,
ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। जब और अब हमसे ये जानना चाह रहा है कि हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो एक बात हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर चार्ज किसी सरफेस के आउटर सरफेस पे पड़ा हुआ है, आउटर एज पे पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से फ्लक्स जीरो होता है। तो अब सोचिए, ये चार्ज कॉर्नर पे पड़ा है, ये कॉर्नर तो तीन सरफेस से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि ये कॉर्नर जिन भी तीन सरफेस से मिलकर बना है उनसे फ्लक्स जीरो। अब पहचानिए कौन कौन सा सरफेस है। तो एक सरफेस है ए बी सी डी, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस ए बी सी डी। दूसरा सरफेस इस कोने से गुजर रहा है, ये ए बी जी एफ। तीसरा सरफेस इस कॉर्नर से गुजर रहा है, ये ए डी ई एफ। चूंकि ये चार्ज Q इन तीनों सरफेस के कॉर्नर पे है, तो इनसे आने वाला फ्लक्स जीरो। मतलब इस क्यूब में टोटल 6 सरफेस है और टोटल फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब है कि लाइंस इन्हीं 6 सरफेस से निकल रहे होंगे, लेकिन 3 सरफेस से तो कोई लाइंस निकल ही नहीं रहा। तो फिर इतने सारे लाइंस जो हैं वो बचे हुए 3 सरफेस से निकल रहे होंगे। तो अब बचा हुआ 3 सरफेस कौन सा है? तो देखिए, एक सरफेस ये बचा हुआ है, मतलब फ्लक्स जी एच ई एफ, जी एच ई एफ। फिर एक सरफेस ये बचा हुआ है एच ई डी सी, एच ई डी सी। और एक सरफेस ये वाला बचा हुआ है बी सी एच जी। तो इस क्यूब में टोटल 6 सरफेस है। इस क्यूब से टोटल फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0 है। 3 सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं है, बाकी 3 सरफेस से फ्लक्स निकल रहे होंगे। अब देखिए, इस Q चार्ज के लिए जैसा ये सरफेस है यहां से L डिस्टेंस दूर, एग्जैक्टली ये सरफेस भी वैसा ही है यहां से L डिस्टेंस दूर। एग्जैक्टली ये सरफेस भी वैसा ही है, एग्जैक्टली ये सरफेस भी वैसा ही है L डिस्टेंस दूर। इसका मतलब है कि ये Q चार्ज उन तीनों सरफेस से एकदम आइडेंटिकल पोजीशन पे रखे गए हैं, मतलब तीनों से ही फ्लक्स बराबर होंगे। मतलब ये तीनों फ्लक्स बराबर होंगे। मान लेते हैं कि ये फ्लक्स फाई डैश के बराबर है, मतलब इस सरफेस से भी फ्लक्स फाई डैश, इससे भी फ्लक्स फाई डैश और इससे भी फ्लक्स फाई डैश। अब सोचिए कि पूरे क्यूब से नंबर ऑफ लाइंस या फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0 है और ये क्यूब 6 हिस्से में बटा हुआ है। इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स, ये फ्लक्स थ्रू ABCD, इस सरफेस का फ्लक्स, इस सरफेस का फ्लक्स, फिर इस सरफेस का फ्लक्स, इस सरफेस का फ्लक्स और इस सरफेस का फ्लक्स, मतलब नेट फ्लक्स इन 6 सरफेसेस से आने वाले फ्लक्स के जोड़ के बराबर होगा। इसका मतलब है नेट फ्लक्स तो हम पहले से निकाल चुके हैं, Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0 बराबर 3 फाई डैश, तो फाई डैश बराबर Q डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन 0। मतलब इस क्यूब में 6 सरफेसेस से 6 से बराबर फ्लक्स नहीं जा रहे। 3 सरफेस से फ्लक्स 0 है, जबकि 3 सरफेस से फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन 0 है।
तो बहुत बार सवाल देने वाला हमसे ये भी पूछ लिया होता है कि नेट फ्लक्स नहीं पूछता, वो किसी खास स्पेसिफिक सरफेस से फ्लक्स पूछ लिया होता है। तो फिर वैसे केस में आपको इस तरीके से एक एक उस क्यूब को अलग अलग हिस्से में बांट कर आपको रिजल्ट तक पहुंचना होगा। तो इसको एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बाकी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गॉस लॉ क्या होता है, उसके बेसिक डेफिनेशंस, उसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे यूज करते हैं एप्लीकेशन में। हम लोग अभी केवल एक तरह का केवल फ्लक्स निकालने के सवाल देख रहे थे। अगली क्लास में पहले फ्लक्स निकालने का कुछ सवाल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट पे भी आएंगे। तो इसको पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, जहां पे भी दिक्कत होता है आप पूछिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।